Good evening, everybody. So we are doing live daily answer writing sessions for UPSC Mains 2026 and 27. अब इस सीरीज का जो हमारा गोल था कि हम आपकी थीम्स और सब थीम्स कवर करवाएंगे एंड फिर उसकी हम डेली आंसर राइटिंग करेंगे. वी आर डूइंग दैट एक्सरसाइज. आपको डेली थीम्स और सब थीम्स सिविल्स विद आकाश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं. जैसे आज हमने डे 15 की आपको थीम सब थीम्स दी. आप उसको तैयार करें आराम से और फिर उसके पूरे दिन के लास्ट में ये वीडियो आती है जिसमें हम उन थीम्स के बेसिस पे 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपको उन थीम्स को जो पढ़ लिया है उस नॉलेज को कैसे यूटिलाइज करना है वो भी समझना होता है. एंड दीज लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन सिविल विद आकाश यूट्यूब चैनल. वहां पे अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीएससी मेंस 26-27. उसी में ये सारे वीडियोज आ रहे हैं. पहले हमने पॉलिटी कवर किया, फिर गवर्नेंस, अब हम आईआर कर रहे हैं. आफ्टर दैट अनदर सब्जेक्ट और पेपर विल बी स्टार्टेड. बट इंश्योर करें, जैसे आप आइडिया देखें, GS2 हमारा अप्रोक्सीमेट 17 दिन में हो गया है, मतलब 15 दिन हो गए हैं, 2 लेक्चर और बचे हैं. इन रियलिटी ऑल्सो इन प्री एंड मेंस यू गेट ओनली 17 डेज फॉर GS2 प्रिपरेशन. और अगर आप थीम्स और सब थीम्स की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी 17 दिन में हो जाएगी GS2 की. अगर आप वैसे पढ़ रहे हैं देन देयर इज नो एंड, फिर तो 4 महीने भी कम है GS2 के लिए. बट एग्जाम की तैयारी करनी है तो वही ये चीज इंश्योर करती है. और हमने स्टार्टिंग में जब हमने लेक्चर लिया था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर, उसमें भी डिस्कस किया था कि भाई जो ये तैयारी है और एग्जाम की तैयारी, इसमें बहुत फर्क है. व्हेन यू प्रिपेयर फॉर एग्जाम चीजें कंडेंस होती हैं, चीजें लिमिटेड टाइम में करनी होती हैं, वो ज्यादा पेनफुल होता है बट वो ज्यादा इफेक्टिव होता है. और जब वैसे पढ़ते हैं, आपने प्रेजेंट पढ़ा 3 दिन लगा दिए, लगाते रहें भाई. वैसे तैयार उसको 1 घंटे में करना है आपको, अगर आपने बेस पढ़ा हुआ है तो. इफ योर बेसिक इज क्लियर, फाउंडेशन इज क्लियर, फिर नहीं होता है ये. फिर तो आपको 17 दिन में GS2 कवर करना है. एथिक्स को आप 10 से या 12 दिन में खत्म कर देंगे, प्रोवाइड आपका एक बार बेस पढ़ा हुआ आपने. फिर आप वैल्यू एडिशन करते रहते हैं, कंटेंट ऐड करते रहते हैं. आपको पता होता है कि ये थीम आई है, इसमें से गवर्नर पूछेंगे, इसमें से आज जैसे हमारा टॉपिक है बायलैटरल ग्रुपिंग्स पे या रीजनल ग्रुपिंग्स पे या ग्लोबल ग्रुपिंग्स पे, तो एक थीम है, आपको पता है, पहले पूछे हुए हैं क्वेश्चंस. बायलैटरल रिलेशंस की बात होती है तो जैसे इंडिया यूएस चाइना ट्रायंगल पे पूछा जाता है. सो you can prepare accordingly. Now let's start with today's theme, that is bilateral and regional groupings. मतलब ग्रुपिंग इन सेंस कि जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उस पे क्वेश्चन आता है. जैसे एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल साउथ पे पहले भी पूछा हुआ है. यूपीएससी कैन आस्क नाउ आल्सो ऑन ग्लोबल साउथ. इस पे कैसे पूछेगी, आई प्रिपेयर्ड अ क्वेश्चन ताकि आपका वो ब्रॉड थीम कवर हो जाए. लेट्स राइट दिस क्वेश्चन इन 11 मिनट्स. क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ हैज इंडिया पोजीशनड इटसेल्फ. अब इसको लिख देते हैं हम, 11 मिनट है आपके पास. डिस्कस हाउ इंडिया हैज पोजीशनड, how India has positioned itself discuss how India has positioned itself as a key advocate, as a key advocate for global south, key advocate for global south. इंडिया ने क्या क्या स्टेप लिए हैं ग्लोबल साउथ को लेके. मतलब क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल साउथ की इंपॉर्टेंस है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में. एड्रेसिंग कंप्लेक्स इश्यूज फेस्ड बाय डेवलपिंग नेशंस, कॉमा, एड्रेसिंग कंप्लेक्स इश्यूज फेस्ड बाय डेवलपिंग नेशंस. इस पे लिखें, यू हैव 11 मिनट्स. 15 मार्कर है ये, यू हैव टू राइट इट इन 11 मिनट्स.
9 minute 30 seconds. Last 5 minutes.
लास्ट 1 मिनट। अब देखते हैं क्वेश्चन। डिस्कस हाउ इंडिया हैज पोजीशनड इटसेल्फ एज अ की एडवोकेट फॉर ग्लोबल साउथ। पहली बात, ये क्वेश्चंस देख के आपको ये समझ नहीं आती कि इंडिया ने अपने आप को एडवोकेट किया है तो क्यों किया है। एक है हाउ इंडिया हैज एडवोकेटेड, पर क्वेश्चन ये नहीं आता व्हाई इंडिया इज डूइंग दैट। अगला है सपोर्टिंग द इश्यूज फेस्ड बाय डेवलपिंग कंट्रीज। तो पहला क्वेश्चन है कि इंडिया ऐसा कर रहा है, कैसे कर रहा है, हाउ। फिर आता है भाई कर रहा है पर क्यों कर रहा है। क्यों को भी तो एड्रेस करना पड़ेगा आपको। यही बनाएगा आपके इंट्रोडक्शन। क्या सेट करके, कंटेक्स्ट सेट करके। फिर इंडिया कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है और क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज दे आर फेसिंग इश्यूज। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भाई इंडिया क्यों ग्लोबल साउथ को सपोर्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है और किस कंटेक्स्ट में कर रहा है, मतलब क्या इश्यूज वो फेस कर रहा है। तो अगर मुझे इसकी इंट्रोडक्शन बनानी हो इस क्वेश्चन की, इफ आई हैव टू मेक अ इंट्रोडक्शन, तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो मैं कैसे बनाऊंगा, पहले मैं लिखूंगा व्हाई ग्लोबल साउथ इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, पहला एस्पेक्ट। दूसरा, India is helping in certain context, that is challenges faced by these country, faced by global south, and how India is helping global south. Because the question is discuss, it means there are certain challenges while doing that. And how we can ensure that we can actually help the global south so that we can achieve a broader goal of Indian foreign policy. तो ये क्वेश्चन इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात नहीं कर रहा, बस ग्लोबल साउथ के चैलेंजेस और इंडिया क्या कर रहा है वो पूछ रहा है। बट वी हैव टू पुट दिस क्वेश्चन इन अ कंटेक्स्ट, और वो कंटेक्स्ट आपने क्या सेट कर दिया कि भाई इंडिया क्यों कर रहा है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप बताएंगे कंक्लूजन कि हम क्या कर सकते हैं और ताकि हम क्या अचीव कर लें, ये वाई अचीव कर लें। आईआर के क्वेश्चन में ना चीजें कंटेक्चुअल दी नहीं जाती, बड़ी फैक्चुअल दी जाती हैं, बट यू हैव टू मेक दिस अ फैक्चुअल क्वेश्चन इनटू अ कंटेक्चुअल वन, तभी अंडरस्टैंडिंग दिखेगी ना। अगर आपने
आंसर को लिटरली आंसर लिख दिया, अगर आपने आंसर का लिटरली आंसर लिख दिया, क्वेश्चन का लिटरली आंसर लिख दिया, फिर तो आपने बस जो पूछा है वो एड्रेस कर दिया। पूछने के पीछे जो भावना है, द आइडियाज बिहाइंड द वर्ड्स, यू हैव नॉट एड्रेस दैट। एंड इफ यू गो एंड द टॉपर्स कॉपी, वो जो पूछा है वो तो लिखते हैं, पर उस पूछने के पीछे जो मंशा है, कंटेक्स्ट है, उसको भी एड्रेस करते हैं और उसी कंटेक्स्ट को फ्लो के तरीके यूज करते हैं और बीच में अपना कंटेंट डालते हैं। तो एग्जाम को लगता है इसको अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने पूछा है, जिसके पीछे पूछा है वो भी इसने एड्रेस किया है। दिस इज कॉल्ड एंड टू एंड आंसर। अब क्या करेंगे इसमें? सर कर दिया, अब क्या लिखेंगे? भाई वाई ग्लोबल साउथ इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, पहला क्वेश्चन। भाई एक चीज देखें, इंडिया इज अ साउथ वेस्ट पावर, मतलब हमारे रिलेशन वेस्ट के साथ भी मैच करते हैं और हमारे रिलेशन साउथ के साथ भी मैच करते हैं। वेस्ट मतलब वेस्टर्न कंट्रीज, मतलब इंडिया इज नाइदर अ डेवलपिंग कंट्री नॉर डेवलप्ड वन। अभी हम डेवलपिंग से निकल रहे हैं, डेवलप्ड की तरफ जा रहे हैं। सो इन दैट केस, बिकॉज वी आर इन बिटवीन इन आवर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, सो वी नीड बोथ साउथ एज वेल एज वेस्ट। So because India is a southwest power, so we need a help of south also, we need a help of west also. And the problems faced by south are certain problems that are also faced by India. So India can also solve its own problems as well as use the global south as a diplomatic force to achieve or bargaining power with the west. इसलिए इंडिया साउथ को साथ में लेकर चल रहा है। और तीसरा, because India's philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam matches with the idea that helping those who are in need, तो इसीलिए हमारी फिलॉसफी के साथ भी मैच कर रहा है। तो ये चीजें हमारे मटेरियलिस्टिक गोल को अचीव करना चाह रही हैं, हमारे फिलोसॉफिकल गोल्स को अचीव करना चाह रही हैं। दैट्स व्हाई इंडिया इज डूइंग दैट। एंड नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय ग्लोबल साउथ। पहला चैलेंज फेस किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज का, एंड इंडिया के लिए भी ये चैलेंज सेम है। सो देयर आर सर्टेन कंट्रीज विच आर, भाई वो ओशन में विलुप्त हो जाएंगी क्योंकि उनका जो अब सी लेवल राइज कर रहा है। तो देयर आर मेनी कंट्रीज क्लाइमेट चेंज को लेके। मालदीव्स एंड बांग्लादेश इज अ गुड एग्जांपल, कि मालदीव्स में तो वो डूब ही जाएंगे, मालदीव्स, बांग्लादेश, तो यू कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ दैट। Second, they are in debt crisis. Mention the example of Sri Lanka, African countries, debt trap diplomacy of China, उसमें फंसे हुए हैं। तो तीसरा हमें ये है ग्लोबल साउथ, मैंने पहले बताया ना, ग्लोबल साउथ का कंटेक्स्ट ये भी है कि टू बैलेंस चाइना। अब चाइना को बैलेंस करना है तो चाइना के पास तो कौन सी पावर है? मसल पावर, मनी पावर। हमारे पास नहीं है इतनी, हमारे तो बस सॉफ्ट पावर है, उसके तरीके से हम अच्छे रिलेशन बना सकते हैं ग्लोबल साउथ के साथ। अगर ग्लोबल साउथ भी चाइना के साथ मिल गया तो फिर सॉफ्ट पावर, इंडिया की जो एक अच्छी पावर है, इंडिया की सॉफ्ट पावर भी खत्म हो जाएगी। तो टू इंश्योर सॉफ्ट पावर, वी आर डेवलपिंग गुड रिलेशन विद ग्लोबल साउथ, सो दैट एट लीस्ट वी हैव अ डिप्लोमेटिक फोर्स व्हेन इट कम्स टू इंडिया स्टेचर। ये भी रीजन है एक। और क्या फेस कर रहे हैं? क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस, डेट क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन कंट्रीज लाइक वेनेजुएला, वहां पर हाइपर इन्फ्लेशन है, वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उठा के ले गए उनके, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। म्यांमार में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या रूल ऑफ मिलिट्री चल रहा है, डेट क्राइसिस में श्रीलंका इज एन एग्जांपल। टेररिज्म, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म, और इंडिया ये भी चैलेंज को फेस कर रहा है। तो टेररिज्म, फॉर एग्जांपल अफ्रीकन नेशंस, नॉर्थ अफ्रीकन नेशंस, वहां पे क्या है? बहुत सारी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ग्लोबल गवर्नेंस, भाई जो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वो सबसे पुअर नेशंस में है। अफ्रीका इज फुल ऑफ रिसोर्सेज, फुल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, बट they are underrepresented in the global bodies like UN. So to have a better representation of countries, in global organization, जो कि बहुत सारे नेशंस के पास नहीं है, तो इंडिया उसमें उनको सपोर्ट करना चाहता है। अफ्रीका का से ही नहीं है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो क्या किया जाए? और एक रिसोर्स कर्ज की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जहां इन पे मैं बताया ना, अभी इनके पास रिसोर्सेज भी हैं और इनके पास सब कुछ है, बस इनके पास डेवलपमेंट नहीं है, बिकॉज नाउ
दे आर बेसिकली एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच नेशंस। चाइना वहाँ के माइनिंग कर रहा है, पर दिस नेशंस के रिसोर्सेज इनकी डेवलपमेंट में यूज़ नहीं हो रहे हैं। तो ये सारे चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं ग्लोबल साउथ के। पॉलिटिकल इनकी कोई वॉइस नहीं है, नाइदर दे हैव पॉलिटिकल वॉइस, नाइदर दे हैव इकोनॉमिक वॉइस। ना इनके पास पॉलिटिकल वॉइस है, ना इकोनॉमिक वॉइस है, डिस्पाइट हैविंग रिसोर्सेज। It means they are underdeveloped, they are developing not because of lack of resources, but because of the exploitation by rich nations. And these rich nations, इनमें से एक आधा है जो इंडिया का अच्छा दोस्त नहीं है या हमारा कॉम्पिटिटर है, फॉर एग्जाम्पल चाइना। So we are trying to balance China also, and also trying to promote the principle that India always uphold, that is Vasudev Kutumbakam, that is word is one family। इसलिए इंडिया ग्लोबल साउथ की हेल्प करना चाहता है। कैसे कर रहा है, लेट्स सी दैट। और वो करने में थोड़े इश्यूज भी आ रहे होंगे, वो भी देखेंगे। अब क्या है भाई, मुझे बताएं क्या क्या इंडिया कर रहा है। फॉर एग्जांपल इंडिया का जो पहला आइडिया है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नैव मूवमेंट से इंडिया की लिगेसी है, बिकॉज इंडिया रिस्पेक्ट एंड प्रमोट द कॉजेज ऑफ द डेवलपिंग नेशंस। जो भी पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन है बाय रिच नेशंस, ये सारा कुछ, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, डीकोलोनाइजेशन, तो हमारा नैम का लीगेसी है। वी वर अ काइंड ऑफ अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। तो अगर हम देखें हमारी नैम की लीगेसी, दिस लेगेसी या लीगेसी इज बेसिकली सपोर्टिंग इंडिया एज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। तभी हम समिट भी कर रहे हैं, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तभी हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 में इंक्लूड किया, तभी हमने G20 में अफ्रीकन यूनियन को बुलाया ताकि उनका भी से हो पाए। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल। ये कर रहे हैं हम। एक हमारा प्रोग्राम है इंटरनेशनल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2.0, उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा फंड्स दे रहे हैं ताकि इनको यूज़ कर पाएँ। और जो हमारा क्या है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक UPI, ये सब कुछ उनको हम दे रहे हैं ताकि नेशन इसका यूज़ कर पाएँ और ग्रो कर पाएँ। मतलब इंडियाज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल इज बीइंग यूज्ड बाय दीज कंट्रीज। हम इनकी इकोनॉमिक एडवोकेसी कर रहे हैं इन बोथ G20 और एज वेल एज WTO, ताकि क्या हो, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म के अगेंस्ट हो और फ्री एंड इक्विटेबल ट्रेड होना चाहिए। should not be used by some nations but should be free and fair। ये है साउथ साउथ कॉपरेशन में वी टॉकिंग अबाउट, जैसे इंडिया अफ्रीका फॉरम समिट है, मेकॉन्ग गंगा कॉपरेशन है, इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रेड की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, ये लिख सकते हो आप। हमने बनाया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हमने बनाया कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने बनाया एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। ये सारे इनिशिएटिव हैं जो क्या कर रहे हैं, डेवलपिंग नेशंस को प्रमोट कर रहे हैं। ऑफकोर्स इंडिया की भी हेल्प हो रही है, बट उनके इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, डिजास्टर रेजिलियंस, ये सब कुछ आ रहा है इसमें। हमें बोलते हैं फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। हम वैक्सीन डिप्लोमेसी करते हैं, जो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम था कोविड के टाइम पे, दैट वाज एन एग्जांपल व्हेन इंडिया वाज लैकिंग द वैक्सीन बट वी वर हेल्पिंग द poor nations under vaccine Maitri program because we believe in a vaccine diplomacy and the idea that world is one family. That was the time we gave a kind of a financial help to Sri Lanka when they were facing financial crisis few years back। ये सब कुछ इसमें आ रहा है। तो सब कुछ क्या कर रहे हैं हम ग्लोबल साउथ को सपोर्ट कर रहे हैं और ये इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं। इसके अलावा बहुत कुछ लिया है, वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के अलावा भी बहुत स्टेप लिए हैं। यू कैन ऐड वैल्यू बिकॉज एक आप देखेंगे एक कंसेंसस है, कौन सा, एजुल्विनी कंसेंसस एंड सिरते डिक्लेरेशन। यू मस्ट हैव सीन दोज वर्ड्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस आल्सो। वन इज कॉल्ड एज एजुल्विनी कन्वेंशन और सिरते डिक्लेरेशन। It talks about representation of African nations in global bodies, especially UN की बात करें कि अफ्रीका का भी से होना चाहिए, and India supports this Azulvini consensus and Sartre declaration so that Africa representation in UNSC, IMF, World Bank, WTO। We have organized a Voice for Global South Summit in 2000 to idea ताकि 2023 में ताकि इनको मिल सके। We are talking promoting the idea of mission life, lifestyle in environment, lifestyle for environment, ताकि हम सस्टेनेबल यूज कर पाए रिसोर्सेज का। We are promoting the common but differentiated responsibilities and respective capabilities in UNFCCC so that to give a fund, $100 billion fund to developing nations by developed nations। ये सब कुछ है ताकि क्या हो, क्लाइमेट चेंज के लिए वही रिस्पॉन्सिबल ना हो। We are doing a developmental partnership model
हम ट्राई कर रहे हैं अंडर आर आईटीसी प्रोग्राम, डेवलपमेंटल पार्टनरशिप प्रोग्राम, ताकि हम उनकी डेवलपमेंट करें, उनको साथ लेके, दैट दीज नेशन शुड बी इंक्लूडिंग इन दैट प्रोसेस। हेल्थ डिप्लोमेसी हमने बता दिया आपको। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कभी नहीं भूलना है, डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हम यूपीआई दे रहे हैं उनको। अब जब हमने कोविड आया था तो हमने जो वो ऐप बनाई थी, कोविन ऐप, वो भी उनको दी ताकि वो भी वैक्सीनेशन अच्छे से कर पाएँ, ताकि इस डिसीज से लड़ा जा सके। ओपन नेटवर्क डिजिटल कमर्स है, ओएनडीसी, ये भी लिख सकते हैं, यूपीआई लिख सकते हैं। जो हमारा कौन सा है, यही है, आधार का पूरा हम दे रहे हैं सिस्टम इन कंट्रीज को। मतलब हमारा जो डेवलपमेंट का हमारा एक्सपीरियंस रहा है, वी आर ट्राइंग टू गिव दैट एक्सपीरियंस टू दिस नेशन सो दैट दे कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड बाय लर्निंग फ्रॉम इंडियाज एक्सपीरियंस। हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, मिलेट्स प्रोडक्शन की बात करते हैं, सो दैट न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। हम ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात करते हैं, वन नेशन वन सन वन ग्रिड की बात करते हैं, वन वन वर्ड वन ग्रिड वन फैमिली की बात करते हैं। हम बात करते हैं आइडिया दैट ये वन नेशन, सॉरी, वन वर्ड वन ग्रिड वन फैमिली की बात करते हैं, वन सन वन वर्ड वन ग्रिड की बात करते हैं। मतलब ताकि हम पूरी दुनिया को एनर्जी के हिसाब से इंटरलिंक कर पाएँ, ताकि एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल दैट हम ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं। एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, इसमें हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम बायोफ्यूल पे डिपेंडेंसी बढ़ाएंगे ताकि फॉसिल फ्यूल पे कम हो, बट हम उनमें ट्राई कर रहे हैं बायोफ्यूल में कौन इन्वॉल्व हो, ये नेशंस भी इन्वॉल्व हो। तो ये सब कुछ आप लिख सकते हो, और क्या ही लिखना है इसमें। हमारे ऑपरेशन लिख दो, ऑपरेशन दोस्त था टर्की के टाइम पे, ऑपरेशन मैत्री नेपाल के टाइम पे, ऑपरेशन सागर, और हमने जो भी ये इनिशिएटिव लिए हैं, कोविड के टाइम पे ऑपरेशन सागर था, सभी नेशन हेल्प की। हमारी जो सागर डॉक्ट्रिन है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, यहाँ सबकी बातें हो रही हैं, डेट सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, ये सब कुछ है। साउथ साउथ कोऑपरेशन में आता है हमारा ब्रिक्स आ जाता है, बिम्स्टेक आ जाता है, IORA आ जाता है, ई विद्या भारती है, ई आरोग्य भारती है, सब कुछ दे रहे हैं हम। सब कुछ सिविल सर्विस की ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारे नेबरहुड को हम यहाँ पे आर्मी ट्रेनिंग देते हैं, सब कुछ यहाँ करते हैं। यू कैन मेंशन दैट। और लास्ट में जाते जाते कहानी लिख देना कि भाई, टू हैव अ बेटर एंड रिप्रेजेंटेटिव वर्ल्ड ऑर्डर, every nation should have a voice irrespective of their status in the world level politics, because each nation has a equal respect in international order। तभी हम ग्रो कर पाएंगे, and India is trying to promote that order by helping the global south, although it links with the India's goal to achieve a great power status, but it is helping a world as a whole। तो India and global south relation is not helpful for them only, but for the world at large, so that India's idea of Vasudhaiva Kutumbakam can be achieved। ये कहानी से एंड कर दें, और क्या करना है इसमें, ठीक है, यही था कहानी, और कुछ नहीं है इसमें। नाउ राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम करते हैं इंडिया यूएस पे जो बायलैटरल रिलेशन है, लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन दैट। इंडिया यूएस पे क्वेश्चन कर लो, ताकि इसको भी आपको तसल्ली बख्श काम हो जाए। तो लिखें, डिस्कस द इवॉल्विंग डायनामिक्स ऑफ, डिस्कस द evolving dynamics, discuss the evolving dynamics of India US relations, of India USA relations, जो ये हम इवॉल्व हो रहा है, and its impact on bilateral relations and global affairs। ये करें 15 मिनट, 15 मारकर 10 मिनट में और 11 मिनट में करें इसको, हम इसको भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एक और थीम उठाएंगे, दैट थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। पहले ये करो, फिर हम वो थीम उठाते हैं।
Last 5 minutes. Last 2 minutes. Discuss the evolving dynamics of India-US relations और उसका impact on bilateral and global affairs. अपना इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इंडिया के रिलेशंस यूएस के साथ इवॉल्विंग कैसे हो रहे हैं। अगर आपने पढ़ा होगा ये कि भाई अगर रिलेशंस इवॉल्विंग है, पहले ये बता दें कि पहले रिलेशन कैसे थे।
थोड़ा सा ये बता सकते हैं इंट्रोडक्शन में? तो इंट्रोडक्शन में यू कैन पिक दिस वर्ड इवॉल्विंग डायनामिक्स, यू कैन पिक दिस वर्ड इवॉल्विंग डायनामिक्स, और दिखा सकते हो आप इंट्रो में एवोल्यूशन ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस ब्रॉड लेवल पे, कि कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या थे, 1947 से 1990 तक कैसे थे, उसके बाद कैसे हुए, फिर बाद में कैसे थे, ये आप फेज बता सकते हो। वैसे पहले कैसे इंडिया की जो इक्वेशन थी कि जो यूएसए पाकिस्तान चाइना एक्सिस थी, पोस्ट कोल्ड वॉर, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया वॉज बेसिकली अडॉप्टेड द नॉन अलाइनमेंट पोजीशन, नैम का सपोर्टर था, दैट वाज बेसिकली यूएसए के सपोर्ट नहीं करता था नैम को, एंड इंडिया हैड 1971 हैज अ ट्रीटी विद रशिया यूएसएसआर। After 1990 LPG reforms, India shifted towards this because of single superpower USA. Then we know about the जो न्यूक्लियर क्या हैं टेस्ट किए थे हमने अराउंड 2000, उसके बाद फिर खराब हुए, फिर ठीक हुए, फिर अब चाइना एंगल के कारण और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो यू कैन मेक दिस डायग्राम इन द इंट्रोडक्शन पार्ट। जैसे आपको क्या दिखाना है कि इंडिया के रिलेशन 1947 से 1991 तक क्या थे, दैट इंडिया वाज बेसिकली नॉन अलाइंड, यूएसए अलाइंड विद पाकिस्तान थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन थी सेंटो और सीटो, आपने सुनी होंगी, डिफरेंसेस ओवर कश्मीर, न्यूक्लियर पॉलिसी, देन पोस्ट कोल्ड वॉर में जसवंत सिंह टॉक्स हुई थी, इंडिया लिबरलाइज्ड, लिबरल बन गया था, कैपिटलिस्ट की तरफ जा रहा था, फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की हमने, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया, बस फिर अब चाइना एंगल है तो हो रहा है। ये हमने ब्रॉड इंट्रोडक्शन में बताने चाहिए था। अगर आप ये बता देंगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा इसे पता है कि कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। अब हमें बताने हैं डिस्कस द इवॉल्विंग डायनामिक्स। हम बताएंगे पहले ऐसा था, अब प्रेजेंट लेवल पे कैसे डायनामिक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब अभी के रीसेंट टाइम्स में कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। इवॉल्व पॉजिटिव सेंस में भी हो रहे हैं और उसमें चैलेंजेस भी हैं, और उसके कारण बायलैटरल रिलेशन में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव भी, और ग्लोबल अफेयर्स में पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ये सब एस्पेक्ट बताने थे। तो आप बताओगे कि इन रीसेंट टाइम्स इंडिया यूएसए रिलेशन इज इवॉल्विंग बिकॉज नाउ वी आर अ पार्ट ऑफ क्वाड। हमारा जियो स्ट्रेटेजिक रिलेशन स्ट्रांग होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ चाइना एंगल। ये हमारा क्वाड है। हम यूएसए के साथ मिलकर ट्राई कर रहे हैं कि नाउ यूएसए एंड इंडिया शुड ट्राई टू हैव गुड मिलिट्री रिलेशंस। बट हमें पता है हमारे रिलेशंस रशिया के साथ भी अच्छे हैं, दैट वी बेसिकली S-400 हमने ली, हमने यूएसए का वेपन नहीं लिया, तो थोड़ा उनको लगा गलत। उसमें हमने एग्रीमेंट साइन किए, कॉमकासा आपने पढ़ा होगा, लियोमा, ये सारे हमने साइन किए हुए हैं, दैट वी आर नाउ मिलिटरीली सेम हो रहे हैं। एक्सरसाइजेज होती हैं हमारी इंडस 1, ये सारी एक्सरसाइजेज जो आपको पता होगा, मालाबार, टाइगर ट्रम्प, ये सारी एक्सरसाइज आप लिख सकते हो कि हमारे कैसे जियो स्ट्रेटेजिकली और जियो पोलिटिकली हम एक हैं। इंडो पैसिफिक में हम बात कर रहे हैं रूल बेस्ड ऑर्डर की, क्वाड के अंदर, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, हम सब भी जगह जियो पोलिटिकली और जियो स्ट्रेटेजिकली हम अलाइंड हैं, स्पेशली इन द एरिया ऑफ इंडो पैसिफिक। इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात करें तो हमारा ट्रेड बढ़ रहा है, हमारा ट्रेड बहुत बढ़ गया है, $190 बिलियन हो गया है, बट वो आज भी यूएसए के अगेंस्ट है, और वहीं पे इशू आता है ट्रेड डेफिसिट का नेगेटिव में, और तभी हमारा जो यूएसए ने हमारा क्या है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस कैंसल आउट कर दिया है। H-1B वीजाज को लेके इशूज रहता है, और एक हमारा इशू रहता है इंडिया और रशिया का रिलेशन जब स्ट्रांग होता है, ईरान का आया तो उसमें कम्प्लेक्सिटीज आई कि हमें बैलेंस करना पड़ता है इंडिया को ईरान में और यूएसए में, ये इशू होता है। द डेथ ऑफ इंडियन जो शिप में लोग थे बाय यूएस मिलिट्री, उसमें इशू है। तो जो सैंक्शंस लगते हैं ईरान पे, उस पे इशू है। ऑयल सिक्योरिटी को लेके, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर इशू है। टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में वी इंडिया एंड यूएसए साइंड ICET, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, उसमें हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। मतलब टेक्नोलॉजी पे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी लेवल पे सही काम हो रहे हैं। तो पॉजिटिव तो बहुत सारे हैं, नेगेटिव्स भी हैं। जैसे हमारा इंडिया इसरो का निसार मिशन है, साइंटिफिक लेवल पे, स्पेस लेवल पे जा रहे हैं हम, तो सब लिख दें इसमें, मिलिट्री लेवल पे, स्पेस लेवल पे, क्लाइमेट कोऑपरेशन है हमारी, ग्रीन हाइड्रोजन को लेके है,
हाँ, जैसे F414 जेट है जो हम दोनों इकट्ठे बना रहे हैं। इंडिया यूएसए में प्रॉब्लम रहती है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता यूएसए, वो करने जा रहे हैं। काउंटर टेररिज्म से कॉपरेशन है, बहुत है, बहुत इसमें। ये सारे इश्यूज, इस चीज़ें हैं जो हम करते रहते हैं। बिकॉज वी, इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो कि इंडिया एंड यूएसए नाउ आर बेसिकली वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज। वी आर ट्राइंग टू प्रमोट अ वर्ल्ड ऑर्डर विच इज रूल बेस्ड। पर हमें यह भी पता है कि यूएसए इज ट्राइंग टू प्रमोट मल्टीपोलर एशिया एंड यूनिपोलर वर्ल्ड, बट वी वांट मल्टीपोलर एशिया एज वेल एज मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो ये नेगेटिव में है। वी हैव इवॉल्विंग के नेचर बताओगे, हु साइंड द सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, मालाबार नेवल एक्सरसाइज, सब कर रहे हैं हम उसमें। पर जब हम बात करते हैं कि कोविड में हमने हेल्प की एक दूसरे की, वो जो हमने सब बता दिया आपको, बट जो इश्यूज हैं वो बड़े रहते हैं। कि हमने ये नहीं बात किया ग्लोबल अफेयर्स में क्या पॉलिटिक्स है, हम बात कर रहे हैं बायलैटरल लेवल पे। तो हमारे रिलेशंस, आप ये ग्राफ बना के दिखा सकते हैं ना कि इकोनॉमिक वाइज हमारे रिलेशन थोड़ा नीचे आ रहे हैं, पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली ऊपर जा रहे हैं, जियो पोलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिकॉज रिलेशन सारे ऊपर जाने चाहिए। इकोनॉमिक रिलेशन नेगेटिव इसलिए हैं बिकॉज नाउ यूएस इज ऑल्सो फेसिंग अ इकोनॉमिक क्राइसिस बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन देयर ओन कंट्री। और तभी तो H1B वीज़ा नहीं लग पा रहे हैं। तो हमारी लोगों की ह्यूमन टू ह्यूमन इंट्रैक्शंस वीक हो रही हैं और ट्रेड को लेके सैंक्शंस लग रही हैं। नाउ टैरिफ वॉर्स हो रहे हैं, इंडिया एंड यूएसए में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ अभी तक। तो ये सारी कहानी है। इकोनॉमिक में दिखाते नेगेटिव, वैसे दिखाते पॉजिटिव, फिर बताते कि भाई ये हो रहा है जो हम कर रहे हैं। अब ग्लोबल लेवल में नेगेटिव क्या हो रहा है, ग्लोबल लेवल में पॉजिटिव है। एक तो पॉजिटिव तो यही है ग्लोबल लेवल पे कि नाउ रूल बेस्ड ऑर्डर की बात हो रही है, बट नाउ इससे ना इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। नेगेटिव ये है बिकॉज नाउ वी कांट हैव अ गुड रिलेशन विद ईरान, और इंडिया यूएसए के रिलेशन से रूल बेस्ड ऑर्डर आ रहा है इंडो पैसिफिक में। चाइना के हम क्या कर रहे हैं, कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, कंटेनमेंट ईजी हो गई है। इंडिया की इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इंडिया की इंटरनल स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, बिकॉज नाउ इंडिया इज गेटिंग हेल्प फ्रॉम वेस्ट। यूएसए के जो अलाइज हैं वो भी हो रहे हैं। ग्लोबल लेवल पे रूल बेस्ड ऑर्डर आ रहा है, सही हो रहा है काम। पर ग्लोबल लेवल पे इंडिया यूएस के रिलेशन से चाइना इनसिक्योर हो रहा है, तो चाइना की अग्रेसिवनेस बढ़ रही है, तो ये भी हो रहा है। नाउ देयर इज अ टसल बिटवीन, कह रहे हैं कि यूएस से इंडिया एक ब्लॉक में है और बाकी चाइना, बाकी लोग अलग अलग ब्लॉक में। तो ब्लॉक पॉलिटिक्स हो रही है, इंस्टेबिलिटी आ रही है। तो कह रहे हैं ब्लॉक पॉलिटिक्स हो रही है और इंस्टेबिलिटी आ रही है। तो नेगेटिव भी हो रहे हैं, पॉजिटिव भी हो रहे हैं, तो कंटेक्स्ट है देखने का। तो आप बताओगे कि इंडिया यूएसए में रिलेशन अच्छे भी हुए हैं, खराब भी हुए हैं, उसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पे पॉजिटिव भी हुआ है, नेगेटिव भी हुआ है। जैसे क्लाइमेट चेंज को लेके इशू है इंडिया यूएसए में, तो उसको लेके क्या है, अब UNFCCC अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, नेगेटिव हुआ है, ये नेगेटिव है। जो ये क्रिटिकल मिनरल्स को लेके जो पूरी पॉलिटिक्स चल रही है, इससे क्या सप्लाई रुक गई है, तो वो सप्लाई चेन इज ब्रोकन बिकॉज ऑफ वार। भाई इंडो यूएसए के रिलेशन इवॉल्व हो रहे हैं, उसके कारण वर्ल्ड लेवल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आप ये बताओगे जो इवॉल्व हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, जो यूएसए के रिलेशन इंडिया के रिलेशन इवॉल्व है नेगेटिव सेंस में कैसे हैं। नाउ इंडिया एंड यूएसए आर बेसिकली नॉट अलाइंड ऑन द इशू ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। सभी को है कि हम उस पर क्या करें, मोनोपोली करें, तो इससे सप्लाई रुक गई है, तो दुनिया में वर्ल्ड सप्लाई चेन में इम्पैक्ट पड़ गया है। तो जहाँ पे यूएसए इंडिया के रिलेशन नेगेटिव हैं, उस नेगेटिव से वर्ल्ड लेवल पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े हैं। जब पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव भी कर रहे हैं। तो ये आपका कंटेक्स्ट में जो आपको कंटेंट आपके पास है सारा लिख दें इसमें, जो भी हम कर रहे हैं। डेमोक्रेसी प्रमोट कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक समिट्स होती हैं तो वो भी अच्छा है, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं वो भी अच्छा है। तो जहां अच्छा कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, देयर इज अ वॉइस अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये अच्छा है। इंडिया एंड यूएसए वर्किंग टुगेदर प्रमोटिंग डेमोक्रेसी, गुड थिंग। बट व्हेन दे आर प्रमोटेड, military rules are also rising in certain countries. Terrorism is also rising. The global war on terrorism. India and USA are equal on terror related crimes, उसको डील करने के लिए। बट उसके कारण चाइना अगेंस्ट हो जाता है, तो चाइना यूएनएससी में सिक्योरिटी काउंसिल में उनको टेरर, जो हमारी क्या बनी, जो टेरर वाली कमेटीज बनी हुई हैं उस पर काम नहीं करने देता है। तो ये लिख सकते हैं, ये आपकी कला पे आपको क्या ऐड करना है इसमें, और कुछ नहीं है, इतना कंटेंट है इसमें, सब ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ राइट द नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो
इंडो पैसिफिक पे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो राइट दिस क्वेश्चन। इस पे स्पेसिफिक अगर आया तो इस पे आ सकता है, तो इसको लिख लें, इंडो पैसिफिक पे लेके है। रशिया हाँ यूक्रेन वॉर पे भी आ सकता है, ग्लोबल साउथ पे, G7 समिट पे आ सकता है, G20 समिट पे आ सकता है, अफ्रीकन यूनियन पे आ सकता है, हाँ ईरान वॉर पे आ सकता है। ये सारी थीम्स हैं जो बनती हैं, जो आपको दी है ना, उसी थीम्स के बेसिस पे। जैसे एक आता है एशियान सेंट्रैलिटी इन इंडो पैसिफिक, तो वो भी आ सकता है। इंडिया आरसीपी का मेंबर नहीं है, इंडिया एशियान के रिलेशंस, इंडो पैसिफिक के रिलेशंस, तो वो आ सकते हैं। लेट्स डू अ वन इंपॉर्टेंट थीम जिस पे क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट है, तो इंडो पैसिफिक पे कर लें इसको। तो लिखें इंडो पैसिफिक पे। मतलब ये इंट्रो वाला पार्ट आप कर लेते हैं ना तो काम बन जाता है आपको। दिस इंट्रो पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लिखें इसमें इंडो पैसिफिक क्वेश्चन है, द इंडो पैसिफिक हैज इमर्ज्ड एज अ, द इंडो पैसिफिक has emerged as the new geopolitical and geoeconomic force in the 21st century global politics। तो लिखें इस पे, ये इंडो पैसिफिक की थीम होगी। करें इसको। हमने पहला क्वेश्चन ये किया था ना, हाँ, उसके बाद हमने इसको डिस्कस किया था, फिर हमने किया था ये वाला, अब हम कर रहे हैं ये वाला।
हाँ, इसमें कीवर्ड कमेंट है भाई, डिस्कस है। कहीं बोलो क्या करना है सर, ये लिखना भूल गए। डिस्कस ही है, जो चीज़ नहीं है उस पर क्या करना है, डिस्कस लिख लो, कमेंट लिख लो, जो लिख लो, आंसर तो वही आएगा। इसमें भी बहुत कंटेंट होगा आपके पास इंडो पैसिफिक को लेके। वो विल डिस्कस स्ट्रक्चर इन दिस क्वेश्चन कि भाई लिखना क्या क्या है इसमें, लिख तो आप लोगे। आईआर में ना कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं है, आईआर में एक प्रॉब्लम है कंटेंट, एक स्पेसिफिक कंटेंट की प्रॉब्लम है अगर है तो। इन जनरल ज्ञानबाजी तो पूरी लिख देते हो आप। तो ट्राई करें, एक तो आईआर के क्वेश्चन की स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है और जो कंटेंट है वो स्पेसिफिक है कि नहीं है। सिर्फ ऐसे लिखना है कि इंडिया यूएसए के मिलिट्री रिलेशंस हैं, एक्सरसाइज का नाम लिखें, तो स्पेसिफिक कंटेंट मिसिंग होता है यहाँ बच्चों के आंसर में। अगर नहीं वो ठीक होता है तो स्ट्रक्चर में फ्लॉ होता है। तो हम इस क्वेश्चन में स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे करनी है, क्योंकि आईआर के क्वेश्चंस बड़े ही क्या होते हैं, वेग होते हैं। हम उसको एक स्पेसिफिक मीनिंग देंगे अभी समझ के इस क्वेश्चन को।
इसको करते हैं डिस्कस कि इस क्वेश्चन में इसको एड्रेस कैसे करना था, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखें इसको, अब क्या करना था इसमें। क्वेश्चन है द इंडो पैसिफिक हैज इमर्ज्ड एज अ न्यू जियो पोलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक फोर्स इन 21st सेंचुरी। इन 21st सेंचुरी डिस्कस करना है। तो पहला एड्रेस क्या लिखोगे, अगर इंडो पैसिफिक न्यू इमर्ज हो रहा है देन व्हाट वाज द which region was important before that, that is Atlantic Ocean. USA and Europe was the main powers. मतलब now the order is shifting towards this. Why? For geopolitical reasons and geo-economic reasons. Mention about geopolitical reasons, India and China are rising. Geo-economic, the purchasing power of this region is increasing. इसका मतलब क्या है, आपको दिखाना है कि इंडो पैसिफिक कैसे रीजन आया, पहले कौन सा था, ये क्यों आया, बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स इन 21st सेंचुरी। आप बताओगे नाउ द पावर इज चैलेंज्ड इंडो पैसिफिक। फॉर एग्जांपल साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है कौन, चाइना, उसकी अग्रेसिवनेस बढ़ रही है। दैट मेक्स दिस रीजन इंपॉर्टेंट। Economic wise, the international sea lanes of communication passing through Strait of Malacca is important. How much how much volume of goods is passing through the Strait of Malacca? Show that number. How much oil is passing through this? It means you have to show this and this. तो आपने दिखाया कि इंडो पैसिफिक इमर्ज हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ये इमर्ज होने से क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउ चाइना लेके आ रहा है वन बेल्ट वन रोड, नाउ इंडिया लेके आ रहा है जापान के साथ एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, नाउ आ रहा है क्वाड। इससे क्या हो रही है, इनस्टेबिलिटी। इससे क्या हो रहे हैं, ट्रेड वॉर। इससे क्या हो रही है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, फॉर एग्जाम्पल मालाबार एक्सरसाइज इन दिस रीजन। तो आपको बताना है कि भाई इंडो पैसिफिक पहले क्या था, अब कौन सा आया इंडो पैसिफिक, ये क्यों आया, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। इन रीजंस के कारण क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और चैलेंजेस ये हैं, एंड हाउ दिस वर्ल्ड इज डीलिंग विद दिस चैलेंज, नॉट इंडिया। हाउ वर्ल्ड इज डीलिंग विद दिस चैलेंज, ऐसे ऐसे चैलेंज को डील कर रहे हैं ताकि क्या बनी रहे, ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी। स्पेसिफिक लिख दो कि इंडिया के लिए इंडो पैसिफिक कितने मायने रखता है और क्या इंडिया की स्ट्रेटजी है। दैट कैन बी अ वेरी स्मॉल पार्ट। पूछा है डिस्कस, अब डिस्कस करोगे ब्रॉड लेवल पे और इंडिया के लेवल पे भी, वो आपकी कला है कितना मेंशन करते हो इंडिया, पर पहले 70-80% होना चाहिए वर्ल्ड लेवल पे। वाई इंडो पैसिफिक इज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, क्या चैलेंज है, क्या सोल्यूशन ले रहा है दुनिया, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया का क्या इंटरेस्ट है इंडो पैसिफिक में। इंडिया चाहता है एशियन सेंट्रलिटी एंड रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर एंड पीसफुल राइज ऑफ चाइना। ये लिख देते तो काम हो जाता खत्म, रूल बेस्ड ऑर्डर, इंटरनेशनल ऑर्डर। बस ये स्ट्रक्चर बननी थी। अगर ये आपने बनाई है तो आप कहें स्ट्रक्चर बनाने में माहिर हो गए हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। नाउ आर 2 क्लासेस आर लेफ्ट फॉर IR, जो बाकी जो 2 थीम बचती हैं। Tomorrow you will get a theme and sub themes for day 16 and then after day 17. फिर हमारा GS2 का आंसर राइटिंग कवर हो जाएगा। If you still have any doubt in answer writing related to GS2, you can mention in the comment section. We are more than happy to help you. Thank you so much and we'll see you soon in the next session tomorrow.